नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 16 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाभिकीय भौतिकी के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर पर जो आजकल की घटनाओं पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आज मेरी पिक्चर इसमें इसलिए आपको नहीं दिख रही है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तबीयत खराब है लेकिन काम नहीं बंद होगा। काम इसलिए नहीं बंद होगा क्योंकि मेरे काम बंद करने से कई लोगों का काम बंद हो जाएगा। आप भी अपना काम करिए, मैं अपना कर रहा हूं। मई 1998 में पोखरण में भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया था। 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में स्थित है? सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि यह राजस्थान में स्थित है। हुआ क्या था, भारत का जो परमाणु परीक्षण कार्यक्रम है ये 1998 से पहले हम लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन ये जो परीक्षण किया गया था ये भी चुपके से ही किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट उस समय थी और इसको समझने के लिए मैं आपको एक मूवी कहूंगा, सजेस्ट करूंगा। परमाणु मूवी है, उसको आप देख लीजिए। बहुत अच्छी मूवी है, जॉन अब्राहम है और बहुत बढ़िया कैसे पूरा प्रोग्राम चला था, वो पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मूवी भी देखा करिए थोड़ा सा। बाकी इसमें कहानी मैंने इसीलिए नहीं लिखी है क्योंकि प्रश्न वैसा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, सीरगोत्पादी रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हिंदी में कह रहा है सीरगोत्पादी रिएक्टर। बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसे करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा, सौर सेलों की सहायता से, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों के जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, और अगला है कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, और इसका सही उत्तर है विगलन प्रक्रिया के द्वारा। विगलन प्रक्रिया से ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, एफबीआर होता है, वो बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है और विगलन प्रक्रिया के द्वारा ये बिजली उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ना? मंदक के रूप में न्यूट्रल रिएक्टर में किसको प्रयुक्त किया जाता है? साधारण जो जल होता है उसको क्या मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम में से किसी को? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रेफाइट को। साधारण जल को नहीं किया जाता है। परंपरागत जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें ग्रेफाइट या भारी जल को, जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर को किया जाता है। ग्रेफाइट या हैवी वाटर दोनों में से किसी को प्रयुक्त किया जाता है मंदक के रूप में। मंदक का मतलब होता है गति कम करने वाला, उसका जो दर है उसको कम करने वाला। और ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है और अत्यधिक तापमानों पर भी अपने गुण बनाए रखता है। ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दो यहाँ पर देखिए सूचियां दी हुई हैं और इसमें पहला एक तरफ दिया हुआ है परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरा दिया हुआ है स्थिति वाला राज्य। कलपक्कम, नरौरा, काकरापारा ये होता है सही, और ट्राम्बे। कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम है कहाँ? तमिलनाडु में। तो कलपक्कम तमिलनाडु अगर कर दें, नरोरा यूपी में है, ट्रिक 1, काकरापारा गुजरात में, सीकर 2, और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो 3124 यही तो हो जाएगा, 3124 बी। ऐसे लिख के आप किया कीजिए जिससे आपके उत्तर गलत ना हो। बात समझ में आ गई? कलपक्कम भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक छोटा सा कस्बा है लेकिन वहां पर नाभिकीय संयंत्रों को स्थापित किया गया, इसलिए यह प्रसिद्ध है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है, नरौरा में। तो ये नरौरा इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकरापारा जो है ये गुजरात में है, सूरत शहर के निकट स्थित है। और ट्राम्बे जो है ये महाराष्ट्र में है, पूर्वोत्तर महाराष्ट्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, एक उसका उपनगर है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, और दूसरा है हैवी वाटर बोर्ड, तीसरा है भारत रेयर अर्थ लिमिटेड, और चौथा है भारत यूनियन कारपोरेशन। ये 4 संस्थान है। इनमें से कौन सा ऊर्जा विभाग, जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कौन से आते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर आप खोजिए और बताइए। तो इसमें जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सब ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रश्न यूपीएससी का, ये यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। सॉरी। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में स्थित है, और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई दिया हुआ है। और ये आपको पता होगा, यूपी स्पेशल में आपने अगर पढ़ा है
तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये सही नहीं है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में है। तो ये हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इलाहाबाद में स्थित है। बाकी सब सही है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी आपने देखा है कि कल्पक्कम शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और कल्पक्कम तमिलनाडु में है, ये तो आपने देख ही लिया है। 1971 में यहाँ पर चेन्नई के निकट है ये। यहाँ पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना की गई थी। कभी कभी आपको IGCAR ही देकर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना, डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? तो ये जो थे एक समय के ये शोध रिएक्टर थे, इस कारण से ये प्रश्न, ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं, आपको मैं परिचित करा रहा हूं। अगली जो क्लास होगी उसमें एडवांस क्वेश्चन और नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्लास ऐसी मैं करवाता हूं जिसमें कि पुराने क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, फिर इसी टॉपिक पे जो अगली क्लास होगी तो उसमें जो करंट के होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, एक जो है वो भारतीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई थी और इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 और आयोडीन 131 ये समस्थानिक का उत्पादन यहाँ पर होता है, इन समस्थानिकों का। और इस संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाम के रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये प्रश्न कभी भी अगर कनाडा से कोई रिलेशन की बात आएगी तो ये पूछा जा सकता है। और पूर्णिमा जो है ये थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो क्या उत्सर्जित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा, बीटा, गामा किरण सब करता है कि एक करता है? तो ये सभी को करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण सबका उत्सर्जन रेडियो एक्टिव किरणों के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु जो है वो अर्ध आयु दी हुई है, वो 10 दिन। ठीक है, और इसका अभिप्राय यह है कि वह पदार्थ क्या होगा? पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में होगा, या पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिनों में विघटित होगा, या पदार्थ का 1/4 भाग 5 दिनों में हो जाएगा? सोच कर बताइए। अर्ध आयु का मतलब 10 दिन में वो आधा बचता है, तो अगले फिर 10 दिन में फिर वो आधा बचेगा, फिर अगले 10 दिन में फिर आधा बचेगा, फिर अगले 10 दिन में, ऐसे ये चलता रहेगा क्रम। तो इसका मतलब यह है कि 20 दिन में इसका 3/4 भाग हो जाएगा। जैसे कोई 100 था, 100 यूनिट था, और ये 10 दिन में अर्धायु का मतलब ये 10 दिन में, ये जो 10 दिन है इसमें ये बचेगा 50। ठीक है, और फिर अगले 10 दिन में जब फिर ये 10 दिन हुए तो ये बचेगा 25 दिन, हो गए 20 और ये बचा 25, यानी इसका 3/4 भाग विघटित हो गया। 100 का 1/4 ही तो ये बचा 25, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ऐसे आपको ये करना है। अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है, लेकिन ये नियंत्रित है कि अनियंत्रित है? अगर बम है तो नियंत्रित तो होगा नहीं, अनियंत्रित होगा। तो अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर आधारित है। इसमें ड्यूटेरियम तथा ट्राइटिरियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और ये अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर आधारित है। नियंत्रित हो तो क्यों विनाश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए, जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें संलयन अगर मतलब कराने की बात होगी तो क्या होगा? नियंत्रित होगा ना, ये ऐसा थोड़ी ना वो फटे तो अनियंत्रित हो जाए, भाई कुछ उसका नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन जो बम है तो उसका उद्देश्य ही होता है विनाश करना। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? कौन सा ये ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। कौन सा ईंधन नहीं? यूरेनियम है, थोरियम है, हीलियम भी ईंधन है, जो रेडियम है ये ईंधन नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हीलियम जो है वो एक अक्रिय गैस है ना, ये एक अक्रिय गैस है, इसलिए ये क्या है, ये आपसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पूछा जा रहा है, ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है, अणु शक्ति से संबंधित कौन सा खनिज नहीं है, यानी कि जिसका अणु शक्ति में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मोनोजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम। सोचकर उत्तर देंगे तो आप दे देंगे, बहुत बेसिक प्रश्न है ये सब। अणु शक्ति से संबंधित कौन सा खनिज नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रोमियम। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में जो क्रोमियम है ये अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। क्रोमियम का संबंध अणु शक्ति से नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। तो भारत में थोरियम जो है ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो थोरियम है ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, और मुख्य स्रोत इसका जो होता है वो मोनाजाइट होता है। मोनाजाइट जो है वो होता है, और थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम के अनुमानतः जो भंडार है 4.5 लाख टन है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। ऐसा नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये बात सही है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, यह गलत है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है, ये भी गलत है। तो बी वाला जो है यही बेसिक अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में वो नियंत्रित होती है और परमाणु बम में अनियंत्रित होती है, जो मैंने आपको अभी समझाया था वही। क्योंकि नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा उनको नियंत्रित कर लिया जाता है, और नाभिकीय बम में नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विनाश करना ही उसका लक्ष्य है। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो परमाणु रिएक्टर परमाणु बम निर्माण स्थल है, गलत है। पानी, भारी पानी का तालाब है, ये भी गलत है। आणविक भट्ठी है, या यूरेनियम 238 का उत्सर्जक है? सोच कर बताइए सी या डी में से क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बताने जा रहा हूं, बिलाइए। इसका सही उत्तर है ये आणविक भट्ठी ही तो है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्ठी होती है जिसमें ईंधन के रूप में प्राय यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंखला क्रिया नियंत्रित होती है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सबको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? फोटोवोल्टिक सेल ये किससे संबंधित है? तो फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं वो नाभिकीय ऊर्जा में तो इसका कोई मतलब नहीं है, भूतापीय ऊर्जा में भी नहीं, जो सौर ऊर्जा है इनसे रिलेटेड है फोटोवोल्टिक सेल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट। सौर ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल लगते हैं, और ये प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सूर्य से इनको प्रकाश ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से मिली प्रकाश ऊर्जा को ये बदल देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम जो उपग्रह होगा वहां पर आप चार्जर और सप्लाई तो भेज नहीं पाएंगे, इसकी सौर सेलें जो होती हैं, सौर सेल लगी होती हैं, उन्हीं से विद्युत ऊर्जा इनको मिलती है। बाकी ये सब गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा जो भेजे जाते हैं आकाशीय पिंड वो होते हैं, बहुत सारे इनके उद्देश्य होते हैं इसलिए भेजे जाते हैं। सौर सेल का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इसमें लगे होते हैं उनको चलाने के लिए। ये सौर सेल जो बनी होती है वो किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? सूर्य पे भी जो इतनी अपार ऊर्जा है, पृथ्वी पर अगर सूर्य का मतलब जो भी पृथ्वी पर ऊर्जा है वो सूर्य का कुछ अंश मात्र ही आता है, और तब पृथ्वी पे इतनी ऊर्जा मिल जाती है आपको। जो भी जीवाश्मीय ईंधन है जो भी है सब सौर ऊर्जा के ही रूपांतरित रूप है, ये आप कह सकते हैं। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, कि विखंडन के द्वारा। तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्या होता है इसमें? होता है इसमें यह है कि सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। इसके भीतर के भाग का ताप करीब 10 डिग्री केल्विन होता है, और इसके 10 डिग्री केल्विन ये गलत है। कितना होता है जरा बताइएगा? ये 10 डिग्री केल्विन थोड़ी होता है, रेस्ट टू द पावर कुछ लगेगा। बताइएगा, ये प्रश्न है आपके लिए। इतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है और अपार ऊर्जा उसमें मुक्त होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी होता है, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत होता है, लेकिन नाभिकीय संलयन के कारण मुख्य रूप से ये ऊर्जा मिलती है। कितनी, ये टेम्परेचर कितना होता है ये बताइएगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, किसमें सर्वाधिक होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है।
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले विभिन्न विकिरणों में न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो रेडियो तरंगों में होती है, और सर्वाधिक ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो गामा किरणों में होती है। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है, यहाँ गामा किरणें दी रही हुई है, तो न्यूनतम तो हो जाएगी किसमें, रेडियो तरंगों में। तो रेडियो वेव्स जो होंगी उसमें तो न्यूनतम हो जाएगी, और अधिकतम जो हो जाएगी वो गामा में हो जाएगी, गामा किरणों में। लेकिन यहां पर जो दिए हैं उसमें एक्सरे की बारी आती है, एक्सरे में सबसे ज्यादा होती है। विश्व व्यापार संगठन की नई, करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, नई प्रमुख कौन बनी है विश्व व्यापार संगठन की, और इनका नाम है क्या, एंगोजी ओकोंजो एवियला, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एंकोंजी ओकोंजो एवियला, ये नाइजीरिया की हैं। कहां से इनका संबंध है, नाइजीरिया से। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी को ये बनी है। 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा डब्ल्यूटीओ की नई महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और वह इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी और महिला अधिकारी है, ये ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 2021 को ये बनी है, नाइजीरिया की है, एनकोजी ओकोंजो एवियला इनका नाम है। तो इसको आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च की गई है। योजना का नाम है माँ, और उद्देश्य क्या है, गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना। और ये कौन सा राज्य है, कौन से राज्य की सरकार है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। चुनावी माहौल चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना, तो ममता बनर्जी भी अपना दांव खेल रही हैं, और गरीब लोगों को 5 रुपए में इन्होंने कहा भोजन हम दे देंगे, चावल दाल अंडा और एक सब्जी 5 रुपए मिलेगी। 5 रुपए तो अंडा भी नहीं होगा, पता नहीं, मैं तो नहीं खाता, लेकिन आप लोग जानते होंगे जो लोग खाते होंगे। तो राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी इसमें वहन करेगी, 5 यानी 20 रुपए पड़ेगा, और 5 रुपए में दिया जाएगा, वोट दे बस। बजट 2021 में करदाताओं को कर अपवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए किसके गठन का प्रस्ताव किया गया, यानी क्या गठित किया जाएगा। प्रोवाइड क्विक रिलीफ इन केस ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स, तो क्या किया जाएगा, तो इसके लिए जो बनाने की बात की गई है बजट 2021 में, वो है विवाद समाधान समिति, डीआरसी बनाई जाएगी, है ना, विवाद समाधान समिति। और इसका गठन आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके एक नए खंड 245 MA के तहत किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए। डीआरसी द्वारा छोटे करदाताओं के 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय का समाधान इसमें किया जा सकेगा। इनकी लिमिट जो दी है 50 लाख और 10 लाख, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भुवन क्या है, भुवन क्या है, यहाँ पे लिखा है कि, मतलब ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये लिखा है कि क्या है, व्हाट इज भुवन। तो भुवन क्या है, राष्ट्रीय भू पोर्टल है, ये मिसाइल और टैंक ये सब तो है नहीं, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो ये राष्ट्रीय भू पोर्टल है भुवन, इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया जाने वाला राष्ट्रीय भू पोर्टल है। भू स्थानिक आंकड़े, सेवाएं और विश्लेषण करने हेतु उपकरण ये इसमें सम्मिलित होते हैं। यह अभी इसने, इसरो ने उसके साथ माई मैप इंडिया के साथ में क्या किया है, समझौता किया है। तो ये हम जो 5 मिनट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसमें भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न अच्छे होते हैं, 7 8 10 प्रश्न 12 प्रश्न जो भी होते हैं, आईएएस प्रेप एकेडमी वाले चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। और आईएएस प्रेप एकेडमी पर इस समय हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, 1 से 3 साढ़े 3 या जो भी टाइम होता है, 1 बजे से लाइव क्लास होती है डेली। इस समय हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री आधे से ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, सॉरी, ट्रू है, कौन सा। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के लिए वित्त वर्ष 17-18 को आधार वर्ष निर्धारित किया गया है, 4 जून 2020 से इसको लागू किया गया। ये सब सही है, इसके बारे में एक मूल्य सूचकांक है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक जो है 17-18 को आधार वर्ष मान रहा है, और 4 जून 2020 से ये लागू है, तो ये सब सही है, ठीक है। और बस 4 जून 2020 से इसको लागू किया। उद्देश्य क्या था, कोयले के बाजार मूल्य को वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित करने वाला सूचकांक है, इसका निर्माण करना। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की, यानी कि ऐसे लोग जो कोविड-19 में लोगों की सेवा करते करते नहीं रहे,
तो उनको कोविड-19 वॉरियर बोला गया और उनके याद में मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है किस सरकार ने, तो यह है ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, जो कोविड-19 योद्धा थे, जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में यह स्थापित किया जाएगा स्मारक, और 15 अगस्त 2021 को इसका उद्घाटन किया जाना है। और इसका जो ये ओडिशा सरकार का निर्माण विभाग है, उसको इसकी संरचना और डिजाइन का कार्य सौंपा गया है। अगला जो प्रश्न है, जिदर उल हदीद अभ्यास का संबंध किस देश से है? अभ्यास का नाम है जिदर उल हदीद। जिदर उल हदीद जो प्रैक्टिस हुई है, ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाकिस्तान से। थार रेगिस्तान में 1 महीने का अभ्यास अभी चल रहा है, ताकि एक चरम रेगिस्तानी वातावरण में संघर्ष करने की वो तैयारी कर सके। जिदर उल हदीद नाम का अभ्यास 28 जनवरी को शुरू हुआ था, 28 फरवरी को समाप्त होगा। खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, अभ्यास करेंगे ये महोदय। अगला जो प्रश्न है, ओलंपस मांस ओलंपस मांस जो हाल ही में खबरों में था, सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी, ग्रह, उपग्रह, तारा। तो ओलंपस मांस जो है, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। ओलंपस मांस एक ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह में मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। पूरे सौरमंडल का स्थित कहाँ है? मंगल ग्रह पर, इसीलिए ओलंपस मांस नाम रखा गया है। और ये समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। और यूएई के होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि इसने भेजा है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मांस ज्वालामुखी का चित्र लिया है। तो यूएई का ये होप अंतरिक्ष यान है, उसने फोटो भेजी है, उसी से पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में चर्चा में थी, खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ग्रैंड एनिकट तो है, तो ये इंडिया में ही। अगर इसमें कनाडा या कुछ दे दिया जाता तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। तो ग्रैंड एनिकट ने जो नहर प्रणाली है, ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है ना। और इसको एक नाम है इसका कल्लनई नाम से भी जाना जाता है, और दुनिया की सबसे पुरानी जल विनियमन संरचना इसको कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में किया गया था। और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली के विस्तार और नवीनीकरण आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी है। और 2640 करोड़ रुपए की लागत से इसको पूरा किया जाएगा। आईआईटी चेन्नई में 1000 करोड़ की डिस्कवरी कैंपस का भी उद्घाटन किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड एनिकट नहर, कल्लनई जिसको कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी जल विनिमय संरचना में से है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आपका कोई परिचित, तो हमारा एक कार्यक्रम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यूपी पीसीएस के लिए है। 2020-21 मतलब 21 का जो एग्जाम हो रहा है, ये 22 तक जाएगा, 20-21 तो नहीं। तो रिजल्ट आते आते 22 हो जाएगा। तो 2021 का जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस सब कुछ दे रहे हैं बहुत कम पैसे में। तो इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो आप ऐप के थ्रू या 6307281212, ये हमारा नंबर है, उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि 28-12-12, ठीक है, व्हाट्सएप करके। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बीपीसीएल के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, मतलब किस राज्य को समर्पित किया है? किस राज्य में यह समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। प्रधानमंत्री ने कोच्चि रिफाइनरी में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम के प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, मतलब उसको समर्पित किया है। और ये लैंग्वेज सही नहीं है यहाँ पे। प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रेलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स का उत्पादन करेगा। क्या है, कुछ मतलब नहीं है आपको। और जो मुख्य रूप से भारत में आयात किए जाते हैं, अब यहाँ पर ये उत्पादन होने जा रहा है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और टेस्ट, जो लोग अभी पीछे रह जा रहे हैं वो लोग मेहनत करें, टेस्ट में स्थान लाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।